तो वो जो हम कल्याण जी भाई आनी जैसे तो उन्होंने लिटिल चैम्प थे, तो उनको सब बच्चे थे, तो उनको मैं भी बच्चा दिखा, तो इसके लिए उन्होंने मुझे सीरियस नहीं लिया। अरे बोले हम गायक लोगों का प्रोग्राम करते हैं, हम लेखक लोगों का प्रोग्राम नहीं करते हैं। तो वहाँ भी दिल टूट गया, हम घर आ गए। हमारे होली का समय था और दूरदर्शन पर एक हास्य कवि सम्मेलन चल रहा था, शैल चतुर्वेदी जी उसके अंदर परफॉर्म कर रहे थे। हमने देखा, हम खूब हंसे उसको, उस कविता पर खूब हंसे, आंख चल गई। उस कविता का नाम था, आज मुझे याद है। और अब हमने सोचा कि अब हम कविता, हास्य कविता लिखेंगे। वहां से प्रेरणा बनी है, वहां प्रेरणा स्रोत बने मेरे शैल चतुर्वेदी। और पहली कविता मैं कॉलेज के दिनों में लिखी, और वो कविता कौन बनेगा करोड़पति में लोगों ने सुनाई। क्योंकि कॉलेज में एक प्रसंग चल गया हमारे यहाँ, प्रेम प्रसंग। टीचर भी दिल रखता है यार, हाँ, उसको हो गया तो अपराध थोड़ी ना है, उसके लिए भी मौसम आता है, उसके लिए भी तो हम वो कविता सुनाते हैं आपको। वो कविता थी कि एक बार गणित के अध्यापक को एक विज्ञान की अध्यापिका से हुआ प्यार। दोनों ने अपने विषय को सम्मिलित कर किया प्यार का इजहार। गणित के अध्यापक ने कहा कि जब से हुआ है तुमसे प्यार, मेरे गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस, कोई काम प्लस में नहीं है। हाँ। तो जवाब में विज्ञान के अध्यापिका ने कहा कि तेरे प्यार का जादू कुछ यूं छा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, न ऑक्सीजन अंदर आ रहा। बहुत बढ़िया। अरे तो ये कविता जो है वो हमारे कॉलेज में हो गई वायरल। मतलब वायरल मतलब माउथ पर क्या सुनाया, तो जो अपोजिट पार्टी जिसको कहते हैं ट्रूली वायरल हो गई वो, है ना, सोशल मीडिया नहीं था, माउथ पब्लिसिटी तो वायरल हो गए हम। अब जो दे, दिनेश को बुलाओ, कोई भी प्रोग्राम हो, दिनेश जी को बुलाइए, दिनेश जी सुनाएंगे, दिनेश जी सुनाएंगे, दिनेश जी सुनाएंगे। अब दिनेश जी हर प्रोग्राम में दिनेश जी हो गए। तो मैंने आप उन टीचर्स का प्यार कई बार करवाया। अब हम एंकर हो गए कॉलेज में, कि जो हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते थे उसके एंकर हो गए। फिर हमको अरे भाई कुछ, फिर हम दूसरों का सुनाने लगे, किताब खरीद के लाना, प्रदिश्य प्रकाशन की, और उसमें से 3 शेर मुनव्वर साहब के, 2 शेर। हम मुनव्वर साहब को किसी को नहीं जानते थे, बस हम अब जानने लगे तो इसलिए बोलने लगे। लेकिन एक ट्रेनिंग शुरू हो गई, वहां से ट्रेनिंग शुरू हो गई। आंख चल गई। कविता इतनी प्रभावित कर गई थी शीश भैया मुझे कि गुलाम फिल्म उस समय आई, और उसका नाम था आतिका खंडाला, उसका गाना हिट हुआ। मैंने शैल चतुर्वेदी की कविता को आंख चल गई पैटर्न पे ही, आंख चल गई हटा करके, मैंने उसमें लिखा कि मैं, अगर आप परमिट करें तो सुना दूं। पता है ना। हाँ। एक दिन मेरी बहन ने जो टीवी खोला तो टीवी बोला आतिका खंडाला। मैंने सुना, शब्द भाग गया, मेरी जबान पर छा गया, मेरी जबान बिन चलाई चल जाती, शब्दों को सुरों के साथ लेकर निकल जाती। एक दिन बैठा क्लास में एक लड़की के पास में, नाम था रेखा, उसने मेरी तरफ देखा, मेरी जुबान का टूट गया ताला। मैंने कहा आतिका खंडाला। लड़की ने चप्पल निकाला, 2-4 जड़ डाला। मैंने कहा यार जबान भी क्या चीज है, बिन चलाई ही चल जाती है, कभी रसगुल्ले तो कभी जूते खिलाती है। दूसरे दिन पार्टी थी पड़ोस में, मैं भी गया जोश में, जन्मदिन मनाया गया, सबको केक खिलाया गया। केक बांटने वाली महिला ने पूछा मेरा नाम। मैंने कहा नाम से क्या है काम, पहले आप अपना नाम बताइए, साथ में केक भी खिलाइए। केक देते हुए महिला ने कहा नाम है मधुबाला। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन मेरी जुबान फिर बोल पड़ी आतिका खंडाला। इस तरीके से ये कविता कॉलेज में कंपटीशन में हिट हो गई। और ये दिनेश क्या सुनाता है, दिनेश क्या सुनाता है। और उसमें एक प्रोग्राम में शैल चतुर्वेदी आ गए एज अ जज। अरे हाँ, कॉलेज का नाम था ठाकुर कॉलेज घाटकोपर। जज शैल चतुर्वेदी, हम एज अ कवि। हमने कहा कि दद्दू क्षमा चाहते हैं, आपसे प्रभावित हुए हैं। वो हाँ सुना गुटखा खाते थे, सुना। हमने यही कविता सुना दी। देखिए बड़े लोग बड़े होते हैं। उसने कहा तूने कोई चोरी तो नहीं की है ना, तूने मेरे से प्रभावित हो गया। उन्होंने उस रात मुझे कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी है सांता क्रूज में, शाम को वहां आना तुम। तो हमने कहा एयरपोर्ट, अब हम हिंदी के आदमी, एयरपोर्ट अथॉरिटी शब्द, हमने कहा दद्दू जरा लिख के दे दो ना। तो कलम लिया उन्होंने, एयरपोर्ट अथॉरिटी सांता क्रूज वेस्ट कॉलोनी, इतना लिखा, शाम को आना। तो हम शाम को प्रोग्राम 8 बजे का, हम 5 बजे पहुंच गए। कॉलोनी में देखा स्टेज लगा हुआ है, कवि सम्मेलन लिखा हुआ, जो कपड़े वाले बैनर पे लिखा जाता है। देखा सैल जी छड़ी टेकते हुए, अरे आए आओ। उसको बुलाए, उसके आयोजक को बुलाए, इधर आइए, 500 दीजिए जरा इनको, 500 दिया। अब वो सैल चतुर्वेदी स्टार आदमी, काका जी कहीं जैसा सीरियल आता था, दिया। क्यों दिलाया जानते हैं? ये कविता पढ़ेगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा तो बाद में नहीं दीजिएगा ना 500 रुपए इसको। अरे तो मतलब पहले ही आपको पेशगी मिल गई भाई।
और भाई साहब बड़ा वो, मोटिवेशन रहा ये। हाँ, वो जो मंच था मेरे, उसकी तस्वीरें हैं मेरे पास, वो जो मंच था मेरा, वहाँ मुझे उस मंच पे जो गैलेक्सी बैठी थी, उसमें एक आदमी का नाम बताता हूँ, नौशाद अली साहब, और नैन लड़ जाई हैं मनवा में कसक हुई करी, और ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे। वहाँ से मेरा कैरियर टर्न होता है और उनको लगा कि इस बच्चे में जान है। जो बड़े लोग सुने, सब में चर्चा होने लगी। दिनेश बावरा, दिनेश नाम का एक कवि है, दिनेश बावरा नाम का एक कवि, दिनेश बावरा नाम का एक कवि, दिनेश बावरा नाम, और वहाँ से मेरा करियर कवि सम्मेलन के मेन स्ट्रीम में आ गया। तो एक छोटा लड़का जिसको मुंबई की बसों में मितलियाँ आती थी, आज लोगों के प्यार से आप देश विदेश की हवाई यात्रा करते हैं। तो बावरा जी से एक सवाल ये भी है कि अभी आप स्टार्टर ही हैं या मेन कोर्स तक पहुंच गए? नहीं, मेन कोर्स भी नहीं पहुंचा, मिडिल वाले में पहुंचा हूँ। जैसे लोग चाट खाने लगते हैं ना कभी कभी, हाँ, वो वाला मामला है। लेकिन क्या है कि क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम का बिलीव हूँ, जैसे परमाद्री कुमार विश्वास जी हैं या सुरेंद्र शर्मा जी हैं, इन लोगों का मैं बिलीव सिस्टम हूँ कि दिनेश बावरा अगर मंच पे है तो इसको किसी भी क्रम पर पढ़ाया जा सकता है और ये किसी भी क्रम पे जा करके जीरो पे आउट नहीं होगा। ये जो बिलीव है एक अपने जूनियर के प्रति, ये देश के सारे कवियों का है, चाहे वो सुनील जोगी जी हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोग मेरा जिससे मैं नहीं चाहता हूँ वही अलग बात है, लेकिन देश का कोई, इस समय का कोई प्रसिद्ध नाम ऐसा नहीं होगा जो ये कह सकता है कि दिनेश बावरा जी मेरे टीम का हिस्सा नहीं है, ये वाली बात। तो कहना ये चाहिए कि दरअसल आप जिस थाली में हैं उसके चाहे आप स्टार्टर हो चाहे मेन कोर्स हो, फर्क नहीं पड़ता है कहीं भी खड़ा। आज आप जिस थाली में हैं, जिस लेवल पे हैं, तो एक तो शैल चतुर्वेदी हो गए, और किन का प्रभाव पड़ा आपकी कविता? मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पंडित सत्यनारायण सत्तन और बाल कवि बैरागी का। बाल कवि बैरागी की भाव मुद्रा बहुत प्रभावशाली थी। जब वो परफॉर्म करते थे तो वो चांद से अपने आप को, चांद अगर उनके कविता में तो चांद से बतियाते थे। वो पनिहारन है तो वो ठुमक उनके बॉडी लैंग्वेज में थी, तो ये उनके पास से मेरे अंदर आया है। और पतियोत्मन जो मैं टिप्पणियां तत्काल कर देता हूँ या कुछ बात कर देता हूँ, वो पंडित सत्यनारायण सत्तन से आई मेरे अंदर। पंडित सत्यनारायण सत्तन ने जबकि बहुत जल्दी स्वीकारा नहीं मुझे, लेकिन क्योंकि मैं एकलव्य था, मुझे सीखना था, तो मैं सीखते चला गया। मुझे अगर किसी से भी सीखना है, वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं उससे सीख करके मानता हूँ। ये ईश्वर की दी हुई खासियत है मेरे अंदर। हिंदुस्तान के बड़े शायर रहे राहत इंदौरी साहब। क्या कहना है? कुछ पता चला मुझे भैया, तो कानपुर के उस स्टेशन पे ऐसा क्या हुआ था? सुना कि आपकी बड़ी खैर लिया करते थे, बड़ा जलील किया करते थे आपको। सत्तन जी और राहत साहब एक ही शहर से हैं। सत्तन जी को मैं अपना गुरु मानता था। एक अखबार के सीरीज में हम, सत्तन जी ने एक शर्त रख दी कि दिनेश बावरा अगर है मेरे साथ तो मैं ये सीरीज कर लूँगा। अच्छा। तो आयोजकों ने मान लिया कि दिनेश बावरा को क्या पैसा देना है, चलो जो देना है उसमें तो दिनेश बावरा उस टीम में का हिस्सा हो चुका था। और दोनों एक ही शहर के नाते जो भी कारण रहा हो, लेकिन राहत साहब मुझे उनकी सेवा करने पर थोड़े से, या सेवा कह लें या जो भी कारण रहा हो, मैं उसको सेवा से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन राहत साहब मेरे से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। मुझे मतलब अनायास चिढ़ना उनका मेरे प्रति, मतलब वो फकीर आदमी, उनके मुंह से जो निकल जाए, भाई इश्क कर दे तो कुछ भी दे दें और नफरत करने तो कुछ भी दे दें। और वो मुझे थोड़ा अनगढ़पना था ना। हाँ, तो वो मुझे, जैसे उनका नंबर आता था तो वो स्टेज पे नहीं है, तो मुझे छोटा था तो मुझे ही कहा जाता था कि राहत साहब को बुला, उनका नंबर आने वाला है। तो मैं बुलाने जाता था तो पहले 4 गाली खाता था। तुम आ गए, मतलब जो भी, अब गाली तो नहीं दे सकते, नहीं, आपके दर्शक समझा जा सकता है। हाँ। ये चला लगभग 2.5-3 साल। अच्छा। एक प्रोग्राम हुआ कानपुर में जिसमें ये हुआ कि राहत साहब के साथ रूम शेयर करेंगे दिनेश बावरा। राहत साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी और मेरे कोई कमरे में आएगा। और ये बात मैं सुन रहा था, तो एज अ बच्चा मुझे तकलीफ तो हुई, जो स्वाभाविक होना, लेकिन मैंने जिद कर ली थी कि राहत साहब जो मुझसे नफरत करते हैं, इसका कारण मुझे पता ही नहीं है। मुझे शायरी आती नहीं है, ये बात मैं खुद मानता हूँ। मैं हाथ से कवि हूँ, तो नफरत का कारण मैं पकड़ नहीं पा रहा था, जो भी कारण रहा उनका। लेकिन न जानने के बावजूद मैंने ठान लिया था कि मुझे इनसे मोहब्बत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा होते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है। उस रात हमारी जिस राहत इंदौरी साहब ने
मुझे अपने रूम में लेने से मना कर दिया। किस्मत से हम दोनों की ट्रेन एक ही, और राहत साहब होटल से उसी गाड़ी में हम दोनों बैठ करके प्लेटफॉर्म पे आए। वापसी में कानपुर स्टेशन पर पता चला आने के बाद कि ट्रेन 4 घंटे लेट है। अच्छा। ट्रेन का नाम भी मुझे याद है, कुशीनगर एक्सप्रेस। उनको भोपाल उतरना था, मुझे उस ट्रेन से मुंबई आना था। तो राहत साहब, अब वो भी जानते हैं फक्कड़ी थे तो थोड़े से, अब उनको नींद आने लगी, तो हमको जो शॉल मिली थी तो वो शॉल वो ओढ़ करके वो जो एक बेंच पर लेट गए। बेंच समझ लीजिए आप। और मैं टहलता रहा, ठंड, कुनकुनी ठंड का मौसम था, टहलता रहा। देखा मैंने एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी, भिखारी होगा क्या होगा मैं आज भी नहीं जानता, वो बीड़ी खींचता, तो जब आगे की लौ बड़ी होती तो उसको हाथ में लेकर के फिर घसता वो कि थोड़ी गर्माहट आ जाए, फिर लगाता। लेकिन वो इतना जर्जर था कि मुझे थोड़ी दया आई, तो मैंने उसको एक चाय ला के दे दी। अच्छा। चाय ला करके दी और उसको कुछ और दे दिया, जो भी दिया होगा, केला दिया कुछ। रात को कानपुर का प्लेटफॉर्म खुला हुआ था, 3 नंबर प्लेटफॉर्म की ये बात है। और धीरे से वो बूढ़ा आदमी लेट गया, तो मुझे लगा ठंड लगेगी, तो जो मुझे शॉल थी वो मैंने उसको उड़ा दी। अब राहत साहब के ठीक नीचे जो बेंच के पीछे जो पिलर होता है, वहाँ वो बुजुर्ग आदमी सोया हुआ, नीचे वो भी। राहत साहब उठे तो मैं उस समय उस जगह पे नहीं था, थोड़ी दूर पे था, तो उनको लगा कि ये मैं ही हूँ। तो उन्होंने वो शॉल हटाई, और तब अरे मैंने कहा मत हटाइए राहत साहब, वो मैं, अरे तो ये शॉल तो तेरी है। रात को मतलब वो बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था, तो मुझे लगा उसको ठंड लगेगी, मैं तो रात भर जगे रहा हूँ, आपकी अटैची आपका ये है, तो मैंने उसको उड़ा दी थी। अब राहत साहब का पूरा व्यक्तित्व बदल गया तुरंत। मतलब मैंने उसको महसूस किया। अच्छा। तो जब मैंने उसको हिलाया तो वो मतलब सॉल जब जो उन्होंने खींची थी उसको ऊपर डालना जाए, तो मुझे लगा कि अकड़ा सा महसूस हो रहा है मुझे। तो मैंने जब ज़्यादा हिलाया तो मुझे लगा राहत साहब ये तो नहीं रहा, मुझे लगता है, और वो विदा हो गया था बुजुर्ग आदमी। तो राहत साहब के अंदर वो जो संवेदना अपने चरम पर आ गई। उन्होंने मुझे गले तो नहीं लगाया, हाथ पकड़ा और एक वाक्य बोला कि ऐसा टक्की लगा करके सोचा क्या बोला जाए, बोला सारे गुनाह माफ़। और उस राहत इंदौरी ने जश्न राहत दोहा के अंदर शर्त रखी थी कि दिनेश बावरा इस वाले प्रोग्राम में रहेगा, तब तो वो प्रोग्राम होगा। और वो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिलेगा कि दोहा में दिनेश बावरा जश्न राहत में परफॉर्म कर रहा है। तो बड़े कलंदर होते हैं वो, उनका नफरत भी उनका इश्क होता है। ये मतलब राहत साहब के साथ मेरा बहुत, और राहत साहब को मैंने बोला कि आपके ऊपर फिल्म बनानी, मेरे एक दोस्त है वो बनाना चाहते थे, तो राहत साहब ने ब्लैंक पेज पे साइन कर दिया, बोले तू बना रहा है ना, ये ले, तेरे को जो लिखना लिख लेना जा। आज भी वो उनका सिग्नेचर मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने आपकी आत्मा पहचान ली। हाँ, कारण परिस्थिति जो भी हो, होता रहता है जीवन में। ये तो संजीदगी वाली बात है भैया। एक स्टेशन प्लेटफॉर्म की बात और भी याद आ रही है मुझे। बड़ा रिसर्च है मालिक। कि दिनेश बावरा तो बहुत मशहूर हैं। हाँ। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आप बैग, टी शर्ट, लोअर पहन के निकल पड़े खिलंदड़ अंदाज में। हाँ। तो 2 लोग मुंबई के किसी प्लेटफॉर्म पे रेलवे